हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन पीटी और मेंस दोनों हिसाब से देखेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं और सिर्फ मेंस नहीं, एक साथ दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। संविधान, सबसे पहले संविधान में संशोधन क्यों होता है। दुनिया का ऐसा कोई भी नियम और ऐसा कोई भी संविधान नहीं है जो संशोधन ना किया जा सके, क्योंकि यदि उसके अंदर अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं होगा तो हमें उसे हटाना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नियमें बदलती रहती है। जैसे पहले साइबर क्राइम इस तरह का अपराध नहीं था, अब मान लो उससे रिलेटेड टर्म्स डालने हैं, फिर क्या होगा। पहले आर्टिकल 21 के तहत एजुकेशन को ऐड नहीं किया गया था, अब ऐड कर दिया गया है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंस बहुत अधिक बढ़ गया है। बहुत सारी चीजें, पॉल्यूशन से लेके कई सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसमें ऐड किया है, जो कि पहले से नहीं था। इसका मतलब कहीं ना कहीं संशोधन की तो जरूरत है। बिना संविधान संशोधन के यह संभव नहीं है। तो कोई भी संविधान अगर संशोधन का ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो टिक नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऑप्शन छोड़ दिया है संविधान को संशोधित करने का। अभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान को कितने भाग में संशोधित करेंगे, हम कितनी तरीके से संशोधित कर सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक संशोधन होगा फॉर्मल, जिसको औपचारिक संशोधन कहेंगे। ठीक है, एक फॉर्मल है उसको औपचारिक कहेंगे, एक इनफॉर्मल है जिसको अनौपचारिक कहेंगे। तो एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, यानी एक जब आप मेंस लिखोगे ना तो चीजें बदल जाएंगी। वहां पर भी लिखने को आता है, यूपीएससी बीपीएससी अलग एग्जाम में। तो वहां आप क्या लिखेंगे, संविधान में दो तरीके से संशोधन कर सकते हैं, यानी उसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से, और दूसरा अनौपचारिक तरीके से। सबसे पहले अनौपचारिक तरीके को देखते हैं। हमारे संविधान में कुछ बातें अपने आप बदल जाती है, उसके लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, कैसे बदलेगा, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्सप्लेन अलग से कर दिया। जैसे आर्टिकल 22 सबसे अच्छा एग्जांपल है। आर्टिकल 22 में आपको विदेश यात्रा का अधिकार है, पॉल्यूशन फ्री रहने का अधिकार है, अकेले में रहने का अधिकार है, फोन टैप नहीं हो उसका अधिकार है। ऐसे कई सारे राइट्स आपको दिए गए हैं और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसके अंदर चीजों को ऐड किया, जिसको ऑफिशियली ऐड भी, फॉर्मली ऐड नहीं किया गया है, हमने मान लिया है। राष्ट्रपति के द्वारा स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करना, ये फॉर्मली, ये इनफॉर्मल है, ये कहीं मेंशन नहीं है, हमने उसको परंपरा से ले लिया है, मान लिया। इट मींस कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा संविधान के किसी व्याख्या को बदल देना, उसके अंदर कुछ ऐड कर देना, तो वो अपने आप उसके अंदर ऐड माना जाता है, उसके लिए संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। कई चीजें बाय ट्रेडिशन, परंपरा के हिसाब से फॉलो कर ली जाती है, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा बड़े पार्टी को बुलाना, या प्रोटेम स्पीकर, सीनियर मोस्ट ही होंगे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके सीनियर मोस्ट मेंबर को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। कहीं नहीं लिखा है, परंपरा है, तो परंपरा के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। कई रीति रिवाज है, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह के जो संशोधन होते हैं वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है, उसको हम मान लेते हैं, और उसको मानने के लिए हमें संविधान संशोधन करके उसमें उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल, अब सारा ये आपको मेंस के हिसाब से लिखना है, पीटी में नहीं लिखना है। अब यहां पर जब आएंगे तो पीटी और मेंस दोनों आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पे क्या आएगा। ये फॉर्मल तरीका है ना, इसको समझिए ठीक से। इसके अंदर एक तो सामान्य तरीका है कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से होगा। तो आप कहेंगे कि संविधान में संशोधन 3 तरीके से होगा: साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का कम से कम सपोर्ट। 3 तरीके हैं। लेकिन अगर आपसे एक और यहां पे सवाल आएगा
कि संविधान संशोधन के लिए डेडिकेटेड आर्टिकल, यानी संविधान संशोधन के लिए जो समर्पित आर्टिकल है वो कौन सा है, तो उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368। और इस 368 के तहत आपसे पूछे कि कितने प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, आपका आंसर होगा 2। फॉर्मल तरीके से संविधान में 3 तरीके से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसी प्रीलिम्स में अगर आपसे सवाल पूछे आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कितने प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, आंसर होगा 2। कंफ्यूजन हो गया ना? कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि जो सिंपल मेजॉरिटी से जो संशोधन किया जाता है, साधारण बहुमत से जो संशोधन किया जाता है, उसको आर्टिकल 368 के अंदर शामिल नहीं करते हैं। अब पहला, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या, साधारण बहुमत का मतलब क्या, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। और यहां समझ लीजिए आर्टिकल 368 के तहत 2 तरीके से विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट, और 3 के हिसाब से, और वैसे ओवरऑल 3 तरीके से फॉर्मल के अंदर इसको डालेंगे, ये इनफॉर्मल है। अब हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला तरीका। पहला तरीका क्या है? पहले तरीके में 50% प्लस 1, ठीक है। पहले तरीके में कहा गया है कि कोई भी बिल अगर साधारण बहुमत वाला है, वो अगर हाउस में आया है, तो जो भी उपस्थित और वोट देने वाले, जो वोट करने वाले सदस्य हैं, उसका 50% प्लस 1 यानी आधे से अधिक 50% प्लस 1 अगर वोट कर देते हैं तो उसको हम पास मानेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसको हम पास मानेंगे, नहीं करते तो कोई बात नहीं। और यहां पे 50% प्लस 1, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जैसे मान लो 250 कैपेसिटी राज्यसभा की है, तो मिनिमम 10% तो कोरम चाहिए ना, तो 10% तो कोरम चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं होगी 5 लोग आएंगे, 3 लोगों ने वोट कर दिया तो हो जाएगा। कोरम से ऊपर तो एटलीस्ट चाहिए, बिना कोरम के तो सभा ही नहीं चलेगी। तो कोरम चलने लायक सभा हो जाए, उसके ऊपर जितने मेंबर आए उसके 50% प्लस 1 अगर वोट कर देते हैं, कहानी खत्म हो गई, वो बिल पास माना जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, लाइट चला लाइट, अब जो रिफ्लेक्शन है कम आएगा। दूसरा जो है ये है अस्पष्ट बहुमत, विशेष बहुमत। आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहता है, इसको समझिए। हम मान लेते हैं कि एक हाउस की फुल कैपेसिटी 900 है, ठीक है। आपको समझाने के लिए आसान फिगर ले लिया मैंने। हाउस की फुल कैपेसिटी 900 है, मान लो लोकसभा हमारा है, 900 लोग उसके अंदर मेंबर है, पूरा फुल 900 पे हो जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहता है आर्टिकल 368 के तहत कि उपस्थित और मतदान जो प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उसका 2/3, ठीक है। एक तो वो प्लस वो संख्या फुल मेजॉरिटी का कम से कम 50% प्लस हो, आधे से अधिक हो, तब जाके उसको हम पास मानेंगे। अब देखिए इस 900 में हम मान लेते हैं कि टोटल 600 लोग उस समय हाउस के अंदर हैं। हम ये मान लेते हैं कि टोटल 600 लोग उस हाउस के अंदर हैं, और इस 600 में 2/3 कितने से हो जाएगा? 400 से हो जाएगा। देखो मेरा मैथ कमजोर है, 400 से हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। अब हम मान लेते हैं कि 410 लोगों ने वोट कर दिया, 410 लोगों ने वोट कर दिया। क्या वो बिल पास माना जाएगा? क्या वो बिल पास माना जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? अच्छा, क्यों नहीं माना जाएगा? इसने 2/3 को तो कवर कर लिया, 2/3 प्लस तो हो गया, क्योंकि 2/3 का मतलब 400, 2/3 का मतलब 400, और 410 लोगों ने वोट किया। एक क्राइटेरिया तो पूरा इसने कर दिया, लेकिन दूसरा में चूक गया जहां 50% प्लस 1 भी चाहिए। इसके कारण इसको पास नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि अब इस 600 में से 475 लोग वोट करते हैं, ठीक है, 475 लोग वोट करते हैं,
इसने इस क्राइटेरिया को भी पूरा कर दिया और इसने इसके 50% प्लस 1 450 चाहिए 475 हो गया, उसको भी पूरा कर दिया, यानी इसको अब यहां से पास माना जाएगा। इसके बाद तीसरा है वो क्या है? तीसरे में कुछ है नहीं खास। तीसरे में इस दूसरे वाले को ऐड कर दिया जाता है, यही वाला स्पेशल बहुमत वो को ऐड किया जाता है, प्लस कम से कम जितने भी राज्य हैं उसका 50% कम से कम आधे राज्य का अगर समर्थन मिल जाता है तो उस तरह का बिल पास हो जाता है। कुछ एग्जांपल आर्टिकल पहले तरह से सिंपल मेजोरिटी से, जैसे राज्य का नाम बदलना है, सीमा बदलना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, किसी नए एरिया को इंडिया के अंदर शामिल करना है, ऐसे कुछ भी, इवन जो सैलरी होता है संसद सदस्य का उसको बढ़ाना घटाना हो, तो वो सारी चीजें इसके अंदर सिंपल मेजोरिटी से होती है और इसको आर्टिकल 368 वैसे संविधान संशोधन है लेकिन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। क्लियर? अब दूसरा स्पेशल में क्या आएगा? स्पेशल में क्या आएगा? जैसे फंडामेंटल राइट के अंदर चेंज करना है, डीपीएसपी के अंदर चेंज करना है, तो ऐसा कोई चेंज करना है तो वहां पे आपको विशेष बहुमत चाहिए। लेकिन यदि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पावर बढ़ाने की बात कर रहे हो या राष्ट्रपति के इलेक्शन का फॉर्म चेंज करना चाहते हैं या स्टेट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट को बदलना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको आधे राज्य प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट चाहिए। यानी जो बहुत गंभीर टॉपिक है उसमें आपको 3 चाहिए, उससे कम वाले में ये चाहिए, बाकी 1 है। अब एक और है, अगर जो 1 में नहीं आता और जो 3 में नहीं आता वो सब इसमें आता है, तो मोस्टली जो अमेंडमेंट होता है वो यहां से होता है, सेकेंड वाले से मोस्टली होता है। ठीक है? अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है या रिजिड है? क्या हमारा संविधान लचीला है या हमारा संविधान कठोर है? ठीक है? क्या हमारा संविधान कठोर है या हमारा संविधान जो है वो लचीला है? ये भी सवाल है ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है कि क्या हमारा संविधान रियली फ्लेक्सिबल है या एकदम से रिजिड है? क्या है हमारा संविधान? देखिए, हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच में है। एक्चुअली यहां पे 100 से अधिक संशोधन हो चुका है, इसके कारण हमारे संविधान को काफी लचीला कहा जाता है, फ्लेक्सिबल है, जब चाहो कर दो। इसके पीछे लॉजिक क्या क्या है? पहला, बहुत सारे संविधान संशोधन के लिए सिंपल बहुमत, राज्य से एकदम सिंपल बहुमत की जरूरत है, पहली बात। उसके बाद संविधान संशोधन केवल संसद ही कर लेती है, राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं है। जनमत संग्रह, उस पर जनता का ओपिनियन मांगने का कोई कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, केवल पार्लियामेंट उसको कर सकती है। तीसरा, बहुत कम ही ऐसे अमेंडमेंट हैं जिसको विशेष बहुमत और आधे राज्यों का सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज सब ऊपर पहले ही हो जाता है। इसके बाद इस अमेंडमेंट को लाने के लिए राष्ट्रपति का प्री कंसेंट की जरूरत नहीं है। इस अमेंडमेंट को कोई भी ला सकता है, मंत्री ही लाएगा ये जरूरी नहीं है। और ये जो अमेंडमेंट है उसके लिए राष्ट्रपति वीटो, इस अमेंडमेंट पे राष्ट्रपति वीटो यूज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने यदि पेश कर दिया तो राष्ट्रपति को साइन करना ही करना होगा। ये सब वो कारण है जिसके कारण उसको हम काफी फ्लेक्सिबल कहते हैं। लेकिन क्या ये रियली में इतना फ्लेक्सिबल है? क्या ये रियली में इतना फ्लेक्सिबल है? तो जवाब है नहीं, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। उसके पीछे रीजन है। पहला, ठीक है, ये केवल पार्लियामेंट में ही आता है, लेकिन ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं दिया गया है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग पास करना होगा। जो बहुत गंभीर मुद्दा वाला टॉपिक है उसके अंदर विशेष बहुमत चाहिए। आज के डेट में वो भी आसान नहीं है। और जो एकदम और गंभीर है, अति गंभीर, उसमें आधे राज्यों का सपोर्ट चाहिए। आजकल रीजनल पार्टी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से उभरी है, ये करना इतना इजी नहीं है। तीसरा यहां पे है कि जब ये अमेंडमेंट होता है तो वहां पे जुडिशियरी को जुडिशियल रिव्यू के तहत ये पावर है
कि यदि कोई भी ऐसा संविधान संशोधन जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के कंपेटेबल नहीं है, उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत वो रिव्यू करके शून्य घोषित कर सकती है। यानी पार्लियामेंट इतना संशोधन करना पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर नहीं है, उसको संविधान के प्रावधान के अंदर रह के संशोधन करना पड़ेगा। तो ये सारे वो चीजें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। बट संविधान बनाने वालों ने इसका और इसका मिक्स कर दिया, इसको मिक्स कर दिया और इसको हम रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में कहीं रख सकते हैं। यानी जब बहुत जरूरी पड़े तो हम उसको आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक और पॉइंट छूट गया था यहां पे, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, भारत की जो बिल्कुल एकदम ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें आसानी से फेरबदल नहीं हो सकता या जो नहीं बदल सकता है उसको संसद बदल भी नहीं सकती। ये एक पॉइंट और था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। उस बेसिक स्ट्रक्चर में संसद के द्वारा कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें संविधान पे लागू होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर लागू होती है। और इसीलिए हमारा जो संविधान है वो मतलब हलचलों के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, कुछ संशोधनों के साथ अभी तक टिका हुआ है और रिलेवेंट भी है, प्रासंगिक भी है। ऐसा नहीं कि प्रासंगिक नहीं है। तो इसीलिए संविधान के अंदर ये ऑप्शन दिए गए हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही ये आपका फैक्ट काम करेगा। आराम से आंसर लिखिए, बेहतरीन आंसर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।